सो बच्चों आज हम नीट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, रोटेशन मोशन। तो इस टॉपिक को हम डिटेल में पढ़ेंगे, कुछ न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करेंगे और पूरा फील लेंगे फिजिक्स का। तो आपको अगर बीच में कोई भी डाउट्स आता है तो आप लोग हैंड रेस करके मुझसे पूछ सकते हैं डाउट, और बाकी हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे इस टॉपिक को, जितनी भी चीजें आपका है, और पूरा फील लेंगे। मतलब हम टॉपिक को बस खाली फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं समझना, हमें रियल लाइफ में पॉइंट ऑफ व्यू से समझना है कि कैसे रियल लाइफ में यूज हो रहा है और क्या है, एकदम पूरा रियलिटी देखेंगे और एकदम फील के साथ इस टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। तो ठीक है बच्चों, शुरू करते हैं हमारे टॉपिक को। पहली चीज क्या है, रिजिड बॉडी। ठीक है, रिजिड बॉडी क्या होती है? ऐसी बॉडी जिसपे अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाया जाए तो उसका शेप और साइज चेंज ना हो। लिख देता हूं मैं ये चीजें। इफ वी अप्लाई एक्सटर्नल फोर्स, it doesn't change its and साइज। शेप और साइज चेंज नहीं करते, मतलब जब एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं तो चेंज नहीं करते। कोई भी सॉलिड बॉडी को हम बोल सकते हैं रिजिड बॉडी। जैसे मार्कर है, इस पे मैं एक्सटर्नल फोर्स लगा रहा हूं, नहीं चेंज करेगी। हालांकि ये चेंज करेगा, ऑल्दो कोई भी बॉडी परफेक्टली रिजिड नहीं होती है, इसमें बहुत ज्यादा फोर्स लगा तो ये टूट जाएगा या अपना शेप चेंज कर लेगा या कंप्रेस हो जाएगा, होता है ना। तो बल्कि हम किसको, सॉलिड्स बॉडीज को बोलेंगे क्या, रिजिड बॉडी। दूसरी चीज क्या होती है, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ऑन बॉडी रिमेन्स सेम। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास ये एक रिजिड बॉडी है, ऐसे समथिंग, इसका एक पॉइंट यहाँ पर है, इस पॉइंट, इन दोनों के पॉइंट के बीच का डिस्टेंस x है। जब ये दबेगा नहीं, शेप साइज चेंज नहीं होगा, तो इन दोनों के बीच का पॉइंट क्या चेंज होगा? आपको क्या लगता है कि चेंज होगा? नहीं होगा ना बच्चों। ये चीज आपकी समझ में आ रही है क्या? डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट ऑन अ बॉडी इज रिमेन ऑलवेज रिमेन सेम। ये दोनों पॉइंट क्या रहेगा? डिस्टेंस हमेशा सेम रहेगा। बाकी और आगे देखते हैं, ठीक है। एक और पॉइंट है हमारा, क्या है? जो रोटेशनल मोशन होता है ना, उसको रिजिड बॉडी डायनेमिक्स भी बोलते हैं। रोटेशनल मोशन also called as rigid body डायनेमिक्स। ठीक है, समझ में आ रहा है बच्चों? जो रोटेशनल मोशन होता है वो रिजिड बॉडी डायनेमिक्स में ही आता है। जैसे फ्लूइड डायनेमिक्स है और चीजें आपने पढ़ रखी होंगी ना, तो ऐसे ही रोटेशनल मोशन को हम एक और नाम दे सकते हैं, रिजिड बॉडी डायनेमिक्स। अब देखो, रिजिड बॉडीज जो होती है वो दो तरह से मोशन करती है, एक प्योर ट्रांसलेटरी मोशन, एक प्योर रोटेशनल मोशन। तो ट्रांसलेटरी मोशन क्या है? मतलब ट्रांसलेटरी जो हमारा मोशन, देखो दो टाइप का मोशन करते हैं रिजिड बॉडी, प्योर ट्रांसलेशन मोशन और प्योर रोटेशनल मोशन। अब देखिए प्योर ट्रांसलेशन मोशन क्या है। ट्रांसलेशन मोशन में क्या होता है बच्चों? देखो प्योर ट्रांसलेशन मोशन में क्या होगा, जैसे मैं आपको यहाँ पे बना के दिखाता हूँ। यहाँ पे थोड़ी सी चीजें हम यूज करते हैं टेक्नोलॉजी का। जैसे मेरे पास एक ये है, रिजिड बॉडी है ये, ठीक है, ये रिजिड बॉडी है, इसको थोड़ा सॉलिड बना देते हैं ताकि देखने में अच्छी लगने लगे। ठीक है, ये एक रिजिड बॉडी है, इसका फ्रेम का कलर ब्लैक करते हैं ताकि अच्छा लगे। ठीक है, एक रिजिड बॉडी है। अब इसको मैं आगे बढ़ा रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल ये यहाँ पर ऐसे रखी हुई है, इसको मैं थोड़ा आगे एक्स डिस्टेंस तक आगे बढ़ा करके ले जाऊं, तो क्या इसके हर एक पार्टिकल, मान लो यहाँ पे कोई ए पार्टिकल था, वो भी एक्स डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? इसका हर एक पार्टिकल, बच्चों इसका हर एक पार्टिकल क्या एक्स डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? ए पार्टिकल भी एक्स करेगा, और यहाँ पे मैं कोई बी पार्टिकल ले लूं, क्या वो भी सेम डिस्टेंस एक्स ट्रेवल करेगा? और यहाँ पे कोई पार्टिकल सी ले लूं, क्या वो भी सेम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? जितने भी इसके पार्टिकल ले लो, मतलब इसको छोटे छोटे पार्टिकल में इस रिजिड बॉडी को तोड़ दूं, तो क्या ये हर एक पार्टिकल इसका सेम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? आपको क्या लगता है, करेगा या नहीं? हाँ करेगा बेटा, जाहिर सी बात है। तो इसका हर एक पॉइंट जब सेम डिस्टेंस ट्रेवल करे, ऐसे मोशन क्या बोलते हैं? प्योर ट्रांसलेशन मोशन। इन प्योर ट्रांसलेशन मोशन every particle of a rigid body perform a rectilinear motion and full body perform ट्रांसलेटरी मोशन। इसका हर एक पार्टिकल एक लाइन में चल रहा है, मतलब रेक्टिलिनियर मोशन परफॉर्म कर रहा है, लेकिन होल जो बॉडी है वो कैसा परफॉर्म कर रही है? एक ट्रांसलेशन मोशन। ठीक है, ट्रांसलेटरी मोशन। समझ में आया? हर एक इसका पॉइंट रेक्टिलिनियर एक सिंगल लाइन में चल रहा है, एंड जो बॉडी होल है वो कैसा परफॉर्म कर रही है? एक
ट्रांसलेटरी मोशन परफॉर्म करिए। आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। बाकी एक और सेकंड टाइप का मोशन है, एक सेकंड टाइप का मोशन है प्योर रोटेशनल मोशन। देखो यही हम रोटेशनल मोशन के बारे में पढ़ने आए, ट्रांसलेटरी तो हमने पढ़ रखा है पहले, अभी हम क्या पढ़ने आए, रोटेशनल मोशन। प्योर रोटेशनल मोशन कैसा दिखता है, क्या होता है, तो उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। देखो इसके लिए मैं क्या लूंगा, एक छोटी सी स्ट्रिप लूंगा, ठीक है, एक रिजिड स्ट्रिप ले ली मैंने, चलो ये है एक स्ट्रिप। अब इसको थोड़ा सा हम कलाकारी इसमें दिखा देते हैं, थोड़ी सी चीज़ें कुछ चेंज करते हैं, फिल का कलर ब्लैक नहीं व्हाइट कर देते हैं, ठीक है। ये मेरे पास स्ट्रिप है ये मेरे पास क्या है बच्चों, स्ट्रिप है एक, हम करते हैं नए पेज में बनाते हैं ताकि रोटेशनल मोशन आपको अच्छे से समझ में आए, एकदम फील के साथ समझना है चीज़ों को। कुछ भी दिक्कत आए तो आप तुरंत पूछ सकते हैं, डाउट्स पूछने में बिल्कुल भी पीछे नहीं हटना है आपको अभी। और बाकी यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, अब ये बॉडी है, इसको मैंने उठाया ऐसे, आजा भाई आजा आजा आजा, हाँ ऐसे बॉडी रखी हुई है। अब इसको अगर मैं गोल गोल घुमाना शुरू कर दूं, ये पॉइंट मान लूं इस पॉइंट के अबाउट, इसको गोल गोल ऐसे घुमाना शुरू कर दूं, ऐसे गोल गोल घुमाना शुरू करो। चलो इस पॉइंट के अबाउट नहीं, यहाँ से मैं इसको घुमाना शुरू करूँ, कोई है क्या जुगाड़ यहाँ से घुमाने का? यहाँ से घुमाने का कोई मेरे पास जुगाड़ नहीं है। तो फिलहाल मैं बस आपको दिखाना चाहता हूँ, ये पॉइंट से मैं इसको क्या कर रहा हूँ, घुमा रहा हूँ, इस एक्सिस के अबाउट इसको रोटेट करा रहा हूँ, गोल गोल घुमा रहा हूँ, गोल गोल घुमा रहा हूँ, ठीक है बच्चों। क्या हुआ, मेरे पास एक रॉड था, इसको मैं ऐसे यहाँ से पकड़ के, ये प्रोविडेड पॉइंट है, यहाँ से बंधा हुआ है और ऐसे गोल गोल घूम रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल क्लॉक के जो हैंड्स होते हैं वैसे गोल गोल घूमते हैं, तो वो रोटेशनल मोशन ये क्या कर रहा है, ये जो पूरी स्ट्रिप है ये रोटेशनल मोशन कर रही है। अब क्या है, इसका ये वाला जो पार्टिकल है, मैं यहाँ पर एक पॉइंट देख रहा हूँ ए, ये कितना चलेगा, ये पूरा अगर चक्कर लग जा रहा है तो ये कितना चल रहा है, बस इसने इतना सर्कमफ्रेंस कवर किया, मान लो ये डिस्टेंस r1 है। बाकी ये जो बी पॉइंट है, क्या ये इससे ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? हाँ, ज्यादा सर्कमफ्रेंस लिया है सर, इसमें ज्यादा चलेगा, जाहिर सी बात है, ये ज्यादा तो चल रहा है बच्चों। अब तीसरा पॉइंट देखो सी, ये उससे भी ज्यादा चलेगा कि नहीं? उससे भी ज्यादा इसको चलना पड़ेगा, ठीक है। तो अब देखो इसमें आप ये नहीं बोल सकते हो कि सबने इक्वल डिस्टेंस कवर किया। ट्रांसलेटरी मोशन में क्या हमने बोला था, ट्रांसलेशन मोशन में क्या बोला था, हर एक पॉइंट इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, लेकिन इसमें हर एक पार्टिकल क्या इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, जैसे जैसे दूरी बढ़ रही है वैसे वैसे पार्टिकल क्या कर रहा है, ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना शुरू कर दे रहा है। और हर एक पार्टिकल इसका एक सर्कुलर मोशन कर रहा है, देखो सर्कुलर पाथ बन रहा है, तो हर एक पार्टिकल, ईच पार्टिकल ट्रेवल इन अ सर्कुलर मोशन, ठीक है। और जो पूरी बॉडी है, होल बॉडी इज ट्रेवलिंग इन अ रोटेशनल मोशन। अब देखो बच्चों क्या है, इसमें कुछ चीजें हैं, जैसे ये वाला जो पार्ट है, इसको डिस्टेंस कम ट्रेवल करनी है, तो ये स्लोली सबके सब जो एक चक्कर पूरा कर रहे हैं, अगर मान लो इसको एक चक्कर पूरा करने में 1 मिनट लग रहा है, तो पूरी होल बॉडी को एक चक्कर पूरा करने में 1 मिनट लगेगा, इस वाले पॉइंट को भी एक मिनट लगेगा, इस वाले पॉइंट को भी 1 मिनट लगेगा, इस वाले पॉइंट को भी, इस वाले पॉइंट को भी, हर एक पॉइंट को 1 मिनट लगेगा, ठीक है। तो टाइम तो सबके पास बराबर है, इसको कम डिस्टेंस चलना है उतने ही टाइम में, इसको ज्यादा चलना है, इसको और ज्यादा चलना है, इसको और ज्यादा चलना है, ठीक है। मैं बेसिक आपको एक नॉलेज दे रहा हूँ, आपके दिमाग में डाल रहा हूँ। कम एक ही मिनट में इसको बस खाली थोड़ी सी डिस्टेंस चलनी है, इसको और ज्यादा चलनी है, इसको और ज्यादा चलनी है, इसको कम डिस्टेंस चलना है तो आराम से धीरे धीरे जाएगा, तो भी पूरा कर लेगा 1 मिनट में। और ये जो पीछे वाला, इसको इतनी ज्यादा डिस्टेंस इस पार्टिकल को चलना है, तो ये क्या करेगा, अपनी वेलोसिटी बढ़ा देगा। बाकी सर्कुलर मोशन में जो वेलोसिटी होती है, वी आपने पढ़ रखा होगा, आर ओमेगा। आर क्या है, डिस्टेंस, रेडियस से कितना डिस्टेंस है या प्रोविडेड पॉइंट से जो डिस्टेंस है, अगर ये डिस्टेंस बढ़ेगा तो वेलोसिटी बढ़ेगी। देखो जो सबसे दूर है उसकी वेलोसिटी सबसे ज्यादा है, ठीक है, जो दूर है उसकी वेलोसिटी सबसे ज्यादा है। और बाकी ओमेगा तो कांस्टेंट होता है। ओमेगा मतलब होता क्या है, ओमेगा होता है एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। सबका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट सेम होगा ना, ये भी मान लो ये पूरा एक चक्कर सब लगाए तो ये भी पूरा 360 घुमा है, ये भी पूरा सबका सब चक्कर तो पूरा ही लगाया है ना। अगर मैं मान लो इस एक पोजीशन यहाँ ले लेता हूँ, यहाँ पर ये रॉड है वो घूम करके इस जगह आ गई है, तो क्या इसका ए पार्टिकल भी इतना ही एंगल चला होगा, बी पार्टिकल भी इतना ही एंगल चला होगा, मान लो 90 डिग्री चला है, तो हर एक का जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा क्या सेम होगा ना। और टाइम सबने एक मिनट लगाया, टाइम तो पहले भी कांस्टेंट था, तो जो एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट सबका बराबर होगा। ऑल्दो जो लीनियर वेलोसिटी और लीनियर डिस्प्लेसमेंट है या लीनियर डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी है, वो क्या होगा, सबका डिफरेंट होगा। आई होप समझ में चीजें आप लोगों के आ रही होंगी, ठीक है, चीजें समझ में आ रही होंगी। जब भी रोटेशनल मोशन होता है तो एंगुलर वेलोसिटी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट सेम रहता है, लेकिन जो लीनियर वेलोसिटी और लीनियर डिस्प्लेसमेंट होता है अलग अलग होता है। किस पे डिपेंड करता है, आर पे डिपेंड करता है, किस जगह पे पार्टिकल, किस जगह पे मास रखा हुआ है। अब देखो एक हमारा जो मेन टॉपिक है एक्सेस ऑफ रोटेशन क्या होता है। एक्सेस ऑफ रोटेशन होता है
है ए परपेंडिकुलर लाइन टू द प्लेन ऑफ रोटेशन पासिंग थ्रू अ सेंटर ऑफ रोटेशन। line perpendicular to plane of rotation passing through center of रोटेशन। ठीक है, पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ रोटेशन। फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों के लिए कुछ चीजें लेकर के आता हूँ। वेट फॉर अ व्हाइल। ये मेरे पास एक नोटबुक है, ठीक है बच्चों, ये मेरे पास नोटबुक है, इसको मैं अपने फिंगर पे रख के ऐसे गोल गोल रोटेट कर रहा हूँ। मुझे नहीं आता रोटेट कराना, बहुत लोग करते हैं अच्छे से और काफी कूल भी लगता है रोटेट कराना, फुटबॉल को लोग कर लेते हैं, बट मुझे नहीं आता। ऐसे मैं इसको गोल गोल घुमा रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल अब ये किस प्लेन पे रोटेट कर रही है? ये वाले प्लेन पे ये रोटेट कर रही है। इस प्लेन के परपेंडिकुलर एक लाइन बनाऊं मैं, ये प्लेन है ना पूरा बच्चों, ये प्लेन है, इस प्लेन पे क्या कर रही है? रोटेट कर रही है। इसके परपेंडिकुलर में एक लाइन बनाऊं, बना दिया। अब वो लाइन कहां जानी चाहिए? सेंटर से जानी चाहिए। जैसे इस एक्सिस के अबाउट घूम रही है ना, इस उंगली पे घूम रही है, तो इससे पास हो और परपेंडिकुलर किसके हो? इस प्लेन के हो। तो ऐसे लाइन को हम क्या बोलेंगे? एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब कुछ चीजों के एक्सिस ऑफ रोटेशन बना के देखते हैं। मान लो एक ये रिंग है, ये एक रिंग है, ये हो रही है रोटेट, ये हो रही है। अब इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन बनाना है तो क्या होगा? ये सेंटर के अबाउट, मान लो सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट हो रही है, तो इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या होगा? सेंटर ऑफ मास से जाएगा और ये जिस प्लेन में रोटेट हो रही है उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। इस प्लेन पे ये रोटेट हो रही है, ये प्लेन है, और इसके वो होगा परपेंडिकुलर और सेंटर ऑफ मास से होकर के जाएगा। आई होप समझ में आ रही होंगी चीजें। एक्सिस ऑफ रोटेशन आप सबको क्लियर हो गया होगा। आगे नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। मोशन ऑफ इनर्शिया, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, इसको देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक को देखने से पहले मैं आप लोगों से कुछ सवाल पूछूंगा, ठीक है बच्चों? कुछ मैं सवाल पूछूंगा। अच्छा, इनर्शिया सबको पता है, इनर्शिया सबको पता होगा, लॉज ऑफ मोशन। एक बार चलो रिवाइज कर लेते हैं। इनर्शिया क्या होता है? इनर्शिया होता है बच्चों, कोई बॉडी है, अगर वो रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहेगी, और मोशन पे है तो वो मोशन पे रहेगी। मतलब अगर उसको कोई वो मोशन चेंज करने में जो हमें दिक्कतें आती हैं उसी को इनर्शिया बोलते हैं, या उसकी मोशन में रहने की या रेस्ट पे रहने की जिद को इनर्शिया बोलते हैं। और इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास होता है, ये हम सबने पढ़ रखा है। इनर्शिया इज डायरेक्टली, जितना ज्यादा मास किसी बॉडी का होगा उतना ज्यादा उसकी क्या होगी? इनर्शिया होगी, उतना उसको रोकने या चलाने में दिक्कत होगी। ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ये हमें पता है ये चीजें, ठीक है। अब ये हमें जब ये चीजें पता है तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, इनर्शिया ही है, ये कुछ नहीं है बच्चों। ये क्या है? ये इनर्शिया की ही हम बात कर रहे हैं, लेकिन ये थोड़ा सा रोटेशनल मोशन के टर्म्स में है, तो इसको थोड़ा सा देखते हैं, ठीक है। ये कलर मुझे बहुत ही गंदा लग रहा है। हाँ, एक बॉल है हमारे पास, इस बॉल को करते हैं ग्रीन, ठीक है। ये बॉल है एक, और फिर हमारे पास एक दूसरी बॉल है जो कि थोड़ी सी बड़ी है, ठीक है, थोड़ी सी बड़ी है ये बॉल, और इसका कलर कुछ अलग करेंगे। इसका कलर है रेड। ये बड़ी है, ये भारी बॉल है, ठीक है, लाल लाल भारी भारी बॉल है। इन दोनों के बीच में एकदम मिड पॉइंट पे मैंने क्या बना दिया? एक प्रोविडेड पॉइंट बना दिया, एक एक्सिस ऑफ रोटेशन बना दिया, ठीक है। ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इसके अबाउट इन दोनों को घुमाना है। ये बॉल है 50 kg की फॉर एग्जाम्पल, और ये बॉल है 20 kg की। अब अपने और दोनों का डिस्टेंस मान लो, इसका भी एल डिस्टेंस है, यहाँ से डिस्टेंस दोनों का बराबर है। अब किसको एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट घुमाने में ज्यादा दिक्कत होगी? इस वाली बॉल को या फिर इस वाली बॉल को? दोनों को अलग अलग घुमाना है, ये अलग एक क्वेश्चन है, ये एक अलग क्वेश्चन है। दोनों को घुमाना है, इसको घुमाने में ज्यादा दिक्कत होगी या इसको घुमाने में ज्यादा दिक्कत होगी? जाहिर सी बात है बच्चों, बड़ी वाली बॉल को घुमाने में ज्यादा दिक्कत होगी, ज्यादा भारी है, इसका इनर्शिया ज्यादा है। तो हमें ये पता चला जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, इसको भी आई से डिनोट करते हैं, ठीक है। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया को भी आई से डिनोट करते हैं। वो किस पे डिपेंड करता है? एक तो मास पे डिपेंड करता है। ये हमें इस एक्सपेरिमेंट से पता चला कि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया भी जैसे इनर्शिया मास पे डिपेंड करता है, वैसे ही मूवमेंट ऑफ इनर्शिया भी मास पे डिपेंड करता है, क्योंकि रोटेशन भारी बॉल को कराना काफी ज्यादा टफ होता है इन कंपैरिजन टू लाइट बॉल को कराने में। और बाकी दूसरी चीज, एक और चीज आपसे पूछूंगा, इसका फॉर्मूला आप ही लोग बना के दोगे। एक और चीज पूछूंगा, अब जो हमारी बॉल्स हैं, अब हमारी जो बॉल्स हैं बच्चों, मैं बार बार कलर नहीं चेंज करूंगा, इसका ऐसे ही रहने देते हैं बस। अरे फ्रेम का कलर, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे? एक और बॉल है, दोनों बॉल की लेंथ वो क्या है? दोनों आइडेंटिकल बॉल्स हैं, ये भी 5 kg और वो भी 5 kg। अब देखो, ये है मेरा एक्सिस ऑफ रोटेशन, यहाँ से पास में और ये यहाँ से काफी दूर है, ठीक है, काफी दूर है। अब आप लोगों को अपने दिमाग से बताना है किस वाली बॉल को, ये बॉल ए मान लेते हैं, ये बॉल बी मान लेते हैं,
किस वाली बॉल को घुमाने में ज्यादा हमें मेहनत लगेगी, किसको घुमाने में, या फिर अगर घूम रही होगी तो रोकने में ज्यादा मेहनत लगेगी। ठीक है, अभी इंस्टाग्राम ट्रेंड की बात करेंगे। आपको पता होगा फैन को हाथ से रोक देता है, चल रहा है ट्रेंड इंस्टाग्राम में, उसके बारे में बात करेंगे। पहले आप लोग अपने दिमाग से बताओ, ये वाली बॉल को घुमाने या रोकने में ज्यादा मेहनत लगेगी या ये वाली बॉल को? सबको बताना है, सबका आंसर आना चाहिए। हैंड रेस कर लीजिए, जिसको लगता है ए पे करेंगे, जिसको नहीं लगता है वो हैंड रेस नहीं करेगा। ठीक है, तो देखो बच्चों, इसका डिस्टेंस कम है, इसका डिस्टेंस कम है, तो ये आसानी से घूम जाएगा। और इसका डिस्टेंस क्या है बच्चों, ज्यादा है, तो इसको घुमाने या रोकने में ज्यादा ताकत लगेगी। ठीक है, समझ में आ रहा है? अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा है, एक धागा लो, उसमें पत्थर बांधो, छोटा सा धागा लो, पत्थर बांधो, धागे को घुमा लो आसानी से। अब आप ले लो 4 मीटर लंबा धागा, उस पर पत्थर बांधो, क्या उसको घुमा पाओगे आसानी से? जितना आसानी से छोटे वाले को घुमा पा रहे थे, उतना आसानी से उसको नहीं घुमा पाओगे। समझ आ रहा है बच्चों? तो देखो क्या है, एक तो किस पे डिपेंड कर रहा है इनर्शिया, मास पे डिपेंड कर रहा है, हमने अभी जस्ट निकाला था इनर्शिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। और एक किस पे डिपेंड करता है, डिस्टेंस पे। जितना ज्यादा डिस्टेंस उतना ज्यादा मास। ऑफ साइंटिस्ट ने प्रूव किया था इसको, आर स्क्वायर, डिस्टेंस के स्क्वायर पे डिपेंड करता है। तो इन मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का जो फॉर्मूला बना वो बना एम आर स्क्वायर। और यूनिट क्या होगी बच्चों, यूनिट कोई बताएगा मुझे? मास की यूनिट किलोग्राम, आर की यूनिट मीटर स्क्वायर। डायमेंशन क्या होगा बच्चों, बोलो? एम होता है इसका एल स्क्वायर। समझ में आ रहा है? क्या समझ में आ रहा है आप लोगों को ये चीजें, कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो किसके बराबर होता है, एम आर स्क्वायर के बराबर होता है। जहां पे डायमेंशन क्या है इसके, यूनिट क्या है, केजी मीटर स्क्वायर, और डायमेंशन एम एल स्क्वायर टी जीरो। ठीक है, समझ में आया होगा ये चीजें। मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको क्लियर हुआ होगा। अब देखो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर अ सिंगल पार्टिकल तो हम निकाल सकते हैं। चलो एक क्वेश्चन इसी पे कर लो। ये है एक्सेस ऑफ रोटेशन, एक्सेस ऑफ रोटेशन, AOR हम इसको बोल देंगे शॉर्टकट में। ये एक्सेस ऑफ रोटेशन है। इससे मान लो 3 सेंटीमीटर दूर कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास है 5 kg। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है आप लोगों को। मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल करके दिखाना है। आपके पास है 30 सेकंड का टाइम, 30 सेकंड में निकालना है। क्योंकि आपको देखो, नीट में इस तरह के क्वेश्चन आएंगे नहीं, बच्चों वाला क्वेश्चन है बस, खाली मैंने कॉन्सेप्ट कराया तो मैंने बोल दिया। तो आपको 1 मिनट का टाइम एक क्वेश्चन में करने में लगता है, लेकिन ये नीट का क्वेश्चन ही नहीं है, उससे भी इजी है। तो आपको 30 सेकंड का टाइम लगना चाहिए। कुछ लोगों का आंसर आ गया होगा, जिसका नहीं आया वो यहाँ पर देखो ध्यान से। देखो, गलती जिनका आया भी होगा ना, वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो क्वेश्चन देखे कि सर इतना बच्चों वाला क्वेश्चन कैसे दे दिया। ये यूनिट देखो बच्चों, जहां बच्चे गलती करते हैं वो क्या है, यूनिट। यूनिट क्या दिया हुआ है, 3 सेंटीमीटर। आपको इसको मीटर में तो चेंज करना पड़ेगा ना, तो आप क्या करोगे, 3 × 10⁻⁻²। ये होगा क्या, डिस्टेंस आर, और मास कितना दे रखा है 5 kg। अब इसका निकालो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आराम से निकल जाएगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, एम आर स्क्वायर, एम कितना है, मास 5 kg है, आर कितना है 3 × 10⁻⁻² का होल स्क्वायर। आई इज इक्वल टू 5 × 3 का स्क्वायर 9, इसका 10⁻⁻, कितना हो जाएगा ये, 9 5 = 45 × 10⁻⁻⁴। या इसको ऐसे बोल सकते हैं। चलो यहीं पे रोक देते हैं, केजी मीटर स्क्वायर। ये हम इतना सीरियस इसको कर रहे हैं, ये इतना सीरियस क्वेश्चन है नहीं। तो बच्चों आपको समझ में आया होगा ये चीजें। ठीक है, एम आर स्क्वायर आ गया, ट्रिक बढ़िया है, समझ में आया। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, ऐसा सिस्टम जिसके पास कई सारे पार्टिकल हो। एक सिंगल पार्टिकल था, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने निकाला। अब ऐसा सिस्टम जिसपे एक से ज्यादा पार्टिकल्स हो, चलो बना लेते हैं ना, बात बना ही लेते हैं। कौन सा हमारा पैसा खर्च हो रहा है बनाने में, बना। ठीक है, ये AOR है, एक्सेस ऑफ, क्या किया, एक मास m1, n नंबर्स ऑफ मास इसमें लटके हुए हैं। ठीक है, इनफाइनाइट तो नहीं, n नंबर्स ऑफ मास इस पे लटके हुए हैं ऐसे ही। अब देखो, सबका डिस्टेंस, सबका मास, सबका अलग अलग है। तो हम क्या करेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पहले वाले का निकालेंगे, I1 पहले का निकालेंगे तो क्या होगा, m1 r1 स्क्वायर। ऐसे ही I2 निकालेंगे, वो क्या होगा, m2 r2 स्क्वायर। और फिर ऐसे तीसरे वाले का निकालेंगे तो क्या होगा, m3 r3 स्क्वायर। ऐसे एंड सो ऑन आपका क्या चलेगा, आगे जाता रहेगा। ऐसे ही IN निकालेंगे तो mn rn स्क्वायर, ऐसे समथिंग निकलता चला जाएगा। ठीक है, ऐसे ही निकालेंगे। अब हमें अगर टोटल नेट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, I
नेट चाहिए तो हमें क्या मिलेगा, I1 को जोड़ना पड़ेगा, I2 को जोड़ना पड़ेगा, प्लस I3 को जोड़ना पड़ेगा। अब जितने भी इसमें हो डॉट 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 आई एन तक सबका सबको आपको क्या करना पड़ेगा, ऐड ऑन करना पड़ेगा। हर एक पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल के सबको जोड़ दो तो सिस्टम ऑफ पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। ये पूरा जो सिस्टम है, ये पूरा जो सिस्टम है जिसको हम हैंग करने वाले हैं ठीक है, तो उसका इस पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकलेगा, सब छोटे छोटे पार्टिकल का निकाल के सबको जोड़ दो, क्या ही फर्क पड़ता है, सबको जोड़ दो निकल आएगा। ठीक है बच्चों, समझ में आई ये चीजें? समझ में आई तो बोलना है आप लोगों को यस सर आया, खूब तेज चिल्ला करके। अब इस पर भी क्वेश्चन कर लेते हैं, बिना क्वेश्चन के आपका पेट कहाँ भरता है, करा देते हैं क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। मास जरूरी नहीं सर्कुलर, ठीक है, स्फेरिकल कोई जरूरत नहीं, ऐसा ही मास हो सकता है। मास तो मास है, मास इज मास, वंस अ मास ऑलवेज अ मास, वंस अ मास ऑलवेज अ मास। क्या क्या ही तो डायलॉग मारा है मैंने। अब एक्सेस ऑफ रोटेशन बनाते हैं, सुंदर सा क्वेश्चन बनाएंगे। देखो जितना अच्छा आप लिखते हो ना उतना आपको रिवाइज करने का मन करता है अपने नोट्स। और खूब गंदे से नोट्स बना लो रफ की तरह तो कभी भी आपका रिवाइज कॉपी खोलने का नहीं मन करेगा। ठीक है, ये मेरी एक थ्योरी है जो कि मेरे टीचर्स ने मुझे बताई है और मैं आपको बता रहा हूँ, मेरा फर्ज है आपको बताना। अब यहाँ से इस मास से यहाँ तक का डिस्टेंस और इस मास से यहाँ तक का डिस्टेंस, मान लो यहाँ तक का डिस्टेंस है 5 मीटर्स और यहाँ तक का डिस्टेंस है 2 पॉइंट, नहीं इतना छोटा भी नहीं रखेंगे, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर। मैं कुछ भी बना रहा हूँ, डिस्टेंस देखने में एक जैसा लग रहा है बट कोई दिक्कत नहीं है। मैं कहाँ 5 मीटर का बोर्ड भी नहीं है 5 मीटर का, तो कैसे बनाऊंगा आप लोगों के लिए। और ये है 2 kg और ये है 4 kg। अब आपको बताना है ये पूरा सिस्टम है, इसमें 2 मासेस लगे हुए हैं, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल के दिखाओ, निकाल के दिखाओ। आपके पास अगेन 30 सेकंड का टाइम है, 30 नहीं चलो 40 ले लो, इस बार जल्दी जल्दी निकालना है, विथ स्पीड एकदम रैपिडली सॉल्व करना है, तुरंत जोड़ दो मन में ही, आपको पेन वेन की जरूरत ही ना पड़े, मन में जोड़ दो। 4 2 to the 4 4 4 into 4 16 16 2 5 5 25 25 into 200 16 plus 100 116 आ गया बच्चों, आ गया कि नहीं, 116 आ जाएगा। अरे देखो यहाँ इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया को I1 मान लेते हैं, इसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया को I2 मान लेते हैं। I1 अगर हम निकालेंगे तो क्या होगा, mr स्क्वायर मास है 4, r स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर विच इज 4 into 4 16 मीटर 16 केजी मीटर स्क्वायर। अच्छा ये यूनिट वगैरह लिखने में अगर एमसीक्यूज आ रहा है तो टाइम मत वेस्ट करना, आपको पता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया की यूनिट। अब बाकी बोर्ड एग्जाम में आता है तो आपको यूज करना ही पड़ेगा, तो आपको यूनिट्स लिखनी ही पड़ेंगी। 2 into 5 का होल स्क्वायर 25 होता है, तो ये हो जाएगा 50। अच्छा 50, सॉरी मैंने गलत बता दिया था। आई नेट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 50 प्लस 16 विच इज 66 केजी मीटर स्क्वायर। ठीक है, एमसीक्यूज अगर आता है तो आपको ये सब यूनिट यूनिट नहीं लिखना है, जल्दी जल्दी सॉल्व करना और इतना भी जल्दी नहीं करना है कि मेरी तरह गलत है। ठीक है, 5 का स्क्वायर 25 into 2 50 50 प्लस 16 वैल्यू। समझ में आया? समझ में सबके आया होगा। एक एक सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है बच्चों, एक एक सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। ठीक है, अच्छा एक आध क्वेश्चन और इस पे करते हैं, एक दो क्वेश्चन और करते हैं, क्योंकि इतना आसानी से इतने कम क्वेश्चन करके हमारा काम नहीं चलने वाला, इतने कम क्वेश्चन से घर नहीं चलता। चलो करते हैं। चलो मैंने क्या ले लिया, एक ये एक स्क्वायर है। ठीक है बच्चों, ये है एक स्क्वायर, इस पे मासेस रखे हैं, एक मास यहाँ रखा हुआ है, अगला मास क्लोन करते हैं, सारे मास आइडेंटिकल है, एक मास यहाँ रखा है, फिर क्लोन करो, एक मास यहाँ रखा है, फिर क्लोन करो, क्लोन करना है, फिर एक मास यहाँ रखा हुआ है। ठीक है, ये मैंने बना दिया फिगर। ये मास भी m है, ये मास भी m है, और ये मास भी m है, ये मास भी m है, और सबके साइड्स जो है वो a है। स्क्वायर है, सारे साइड्स इक्वल होंगे, एक मैंने बता दिया, तो सारे साइड इक्वल होंगे। अब देखो बहुत सी चीजें किस पे डिपेंड करती है, एक्सेस ऑफ रोटेशन कौन सा मान रहे हो आप, किस एक्सेस ऑफ रोटेशन को मान करके घुमा रहे हो। अगर एक्सेस ऑफ रोटेशन पे कोई मास आता है तो उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाता है वो जीरो हो जाता है। अभी मैं यहाँ दिखाता हूँ, मान लो हम इस एक्सेस के अबाउट घुमा रहे हैं, इस एक्सेस के अबाउट घुमा रहे हैं, इस वाले पार्ट को I1 मान लेते हैं, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I2 मान लेते हैं, इसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया I3 मान लेते हैं, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I4 मान लेते हैं। ठीक, अब इस सिस्टम का निकालना है, आप सबको पता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए सबका निकाल के जोड़ देते हैं सिस्टम का निकालने के लिए। तो देखो यहाँ एक्सेस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस को ही तो आर बोलते हैं। अगर ये पहले वाले मास का एक्सेस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस कितना है, जीरो है ना, जहां एक्सेस ऑफ रोटेशन उसी जगह पे तो मास है, तो जो I1 आप निकालोगे, I1 होगा वो क्या होगा,
m इंटू डिस्टेंस क्या है बच्चों, 0, 0 का स्क्वायर, यही तो होगा पहला। और फिर I2 निकालने की कोशिश करूं मैं, I2 भी देखो जहां मास है वहीं पे है, एक्सेस ऑफ रोटेशन मास पे ही है, तो डिस्टेंस ऑफ मास बिटवीन, डिस्टेंस बिटवीन मास एंड एक्सेस ऑफ रोटेशन इज 0, क्योंकि मास वही है जहां एक्सेस ऑफ रोटेशन है। बच्चों समझो इस बात को। अब I3 की बात करते हैं। ए स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो I4 भी सेम m ए स्क्वायर रहेगा बच्चों। समझ में आ रहा है कि नहीं? यहां से यहां तक की डिस्टेंस भी तो a है, यहां से यहां तक की भी डिस्टेंस है, एक्सेस से तो डिस्टेंस मेजर किया जाता है। तो अब टोटल निकालेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो क्या आएगा, I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4। अब सबको जब जोड़ेंगे, इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ, अब सबको जब जोड़ेंगे बच्चों तो क्या होगा, टोटल इज इक्वल टू, या नेट या टोटल कुछ भी बोलो, ये पूरा तो जीरो हो जाएगा, ये पूरा भी जीरो हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा एम ए स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा बच्चों एम ए स्क्वायर। अब सबको जोड़ो, 0 प्लस एम ए स्क्वायर प्लस एम ए स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, आई टोटल इज इक्वल टू 2m ए स्क्वायर। दैट्स इट। समझ आया? इसकी यूनिट भी लिख लो, चलो आपकी तसल्ली के लिए लिख लेते हैं। समझ में आ गया? आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। तो थोड़ा आगे बढ़ा जाए, या एक और इस पे कर लेते हैं क्वेश्चन। अगर मैं इस एक्सेस ऑफ रोटेशन को, सेम क्वेश्चन रखेंगे बस इसमें थोड़ा सा चेंज करेंगे। एक्सेस ऑफ रोटेशन में ये वाला पार्ट इरेज कर दे रहा हूँ, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। आई होप इस पार्ट को मैं इरेज कर रहा हूँ। थोड़ा इसी क्वेश्चन में हम चेंजेस लाएंगे। अगर खुदा ना खास्ता मैं इस चीज को, इस एक्सेस ऑफ रोटेशन को जो मैंने बनाई थी, एक्सेस ऑफ रोटेशन, सबको मिटाओ, सबको मिटाओ, सबको सबको यहाँ पे लिख दो, m है ये मास, ये भी मास m है, ये भी मास m है, ये भी मास m है। अब मैं इसका एक्सेस ऑफ रोटेशन, इसका एक्सेस ऑफ रोटेशन कहाँ गया, कहाँ गया, डॉटेड लाइन, डॉटेड लाइन, हाँ। अब इसका एक्सेस ऑफ रोटेशन इसको बना लो, ये वाली लाइन। अब इसके क्या हो रहा है, चारों तरफ घूम रहा है, कैसे से इमेजिन कर पा रहे हो कि घूम रहा है। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुझे निकालना है इस पूरे सिस्टम का। अच्छा याद करो, बेसिक मैथ में एक चीज पढ़ी थी, डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 2a, होता है कि नहीं? ये चीज याद आ रही कि नहीं? a रूट 2 या 2a पढ़ रखा था, और डायगोनल्स पढ़ रखा था ये चीज। तो अगर एक्सेस ऑफ रोटेशन से इसका मैं डिस्टेंस निकालना चाहूँ, इस देखो ये दोनों मास तो जीरो हो जाएंगे, इनका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो तो जीरो हो जाएगा, आपको पता है एक्सेस ऑफ रोटेशन क्या है। अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया और इसका निकालना है, मुझे इसका डिस्टेंस देखना पड़ेगा, रोटेशन एक्सेस ऑफ रोटेशन से इसका भी डिस्टेंस देखना पड़ेगा। तो इसका डिस्टेंस ये पूरा का पूरा, ये जो पूरा है वो क्या है, रूट 2a है। तो अगर इसका आधा करेंगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2 बाय, आधा कर देंगे इसका, तो ये वाला डिस्टेंस जितना है उतना ये भी होगा, ये भी हो जाएगा अंडर रूट 2 बाय, यही होगा कि नहीं बच्चे? इस बात से एग्री करते हो? तो ये दोनों तो जीरो हो जाएंगे, अब हमें इनको अनवश्यक लिखने की जरूरत नहीं है। तो अगर मैं आई टी निकालूं या नेट निकालूं तो क्या होगा, ये मास तो m है, डिस्टेंस क्या है, अंडर रूट 2 अपॉन 2a का होल स्क्वायर, और दूसरा वाला क्या है, वो भी मास m है, और उसका भी डिस्टेंस क्या है, अंडर रूट 2 अपॉन 2a का होल स्क्वायर। क्लियर है बच्चों? तो ये मास तो ऐसे ही रहेगा, अगर 2 का स्क्वायर करते हैं, अंडर रूट 2 का स्क्वायर 2 हो जाता है, और 2 का स्क्वायर 4 हो जाता है, ए का स्क्वायर ए स्क्वायर हो जाता है, प्लस यहाँ पे भी सेम m तो रहेगा ही रहेगा, अंडर रूट 2 का स्क्वायर 2, 2 का स्क्वायर 4, और a का स्क्वायर ए स्क्वायर। समझ आ रहा है या नहीं? 2 1 2, 2 2 4, 2 1 2, 2 2 4। अब यहाँ पे क्या बचा है, एम ए स्क्वायर बाई 2, मल्टीप्लाई सबको किया है, और यहाँ पे भी क्या है, एम ए स्क्वायर बाई 2। दोनों को जोड़ेंगे, डिनोमिनेटर सेम है, आपस में जुड़ जाएगा, एम ए स्क्वायर 2 एम ए स्क्वायर बाई 2, ये कट किया, आंसर क्या आ गया, एम, आंसर आ गया एम ए स्क्वायर के जी मीटर स्क्वायर। आई होप समझ में आ गई होगी ये चीज़ें, ये चीज़ आपकी समझ में आई होगी, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन ये लिया जाए तो क्या होगा। बाकी आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे, डिपेंडेंस ऑफ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। अच्छा, अब आपके काफी कुछ समझ में आया होगा, किस किस चीज पे डिपेंड कर रही है। एक तो डिपेंड कर रही है किस पे, मास। पहली चीज किस पे डिपेंड कर रही है, हाँ मास पे तो डिपेंड कर ही रही है, ठीक है, एम पे। दूसरी चीज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, मास कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब आर पे, सेंटर ऑफ रोटेशन से कैसे डिस्ट्रीब्यूशन है, आर पे डिपेंड कर रही है। और तीसरी चीज
एक्सेस ऑफ रोटेशन, एक्सेस ऑफ एक्सेस ऑफ रोटेशन तीन चीजों पे डिपेंड कर रही है। मास तो आप सबको पता है, आई के फॉर्मूले में क्या है, आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर। ये एम से तो सब एकदम परिचित है, लेकिन आर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास से पहले, अरे ये क्या हो गया, ठीक है, इसको मैं, क्या हो रहा है ये, हाँ, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा। एक चीज आपको बताना नहीं है, एक चीज आपसे पूछना चाहूंगा, ठीक है। मेरे पास ये एक डिस्क है, डिस्क पता है सबको, डिस्क मतलब, डिस्क बोले तो ऐसा ऑब्जेक्ट जो पूरी तरह अंदर से मास से फुल हो। ये एक मेरे पास डिस्क है, ठीक है, इसको फिल कर देते हैं ताकि इसके अंदर पूरे में मास है। अगर समझ में नहीं आ रहा है मास और डिस्क, डिस्क और रिंग में अंतर, तो डिस्क मतलब वो खाने वाली जो प्लेट होती है, चारों तरफ उसमें मास रहता है, और रिंग मतलब जो हाथ में चूड़ी पहनते हैं वो रिंग होती है, या जो रिंग पहनते हैं वो भी रिंग होती है। रिंग इज रिंग, वंस अ रिंग ऑलवेज अ रिंग। देखो यहाँ, अब इसका एक्सेस ऑफ रोटेशन ये है, ये है इसका एक्सेस ऑफ रोटेशन, ठीक है। एकदम सेंटर ऑफ मास को एक्सेस ऑफ रोटेशन मान लेते हैं। ये डिस्टेंस r है और इसका मास m है, ठीक है। अब इसी के बगल में मैं एक रिंग ला के रख दूँ, क्या रख दूँ, एक रिंग ला के रख दूँ, इसको करेंगे रिंग बनाना है ना मुझे, थोड़ा सा छोटा यहाँ पर रखा, ठीक है। ये क्या बन गई, रिंग, ये एक रिंग है। और बच्चों ये जो है ये भी सेम मास की है, और इसका भी रेडियस r है, इसका भी रेडियस r है, और ये भी क्या है, सेम m मास की है। अब बताओ किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा और इसका कम होगा। आप लोगों को थोड़ा सा सोचना है इस बारे में, किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा और इसका किसका कम होगा। ये चीज पूरा दिमाग लगा करके सोचिए और बताइए। इसके इस पे मास डिस्ट्रीब्यूटेड है, मैं आपको दिखा दूं, थोड़ा सा नहीं दिख रहा होगा 2D में। इसका कलर जो है फिर वो ब्लैक कर देते हैं, और जो पीछे वाला है ये, अरे ठीक है, कुछ दिक्कत हो रही है, चलो छोड़ो, समझ में आ रहा होगा ना। ये जो साइड साइड में, मैं पेन से बना देता हूँ, जो साइड साइड में है ये मास है, इसमें रिंग में साइड साइड में मास होता है ना, यही मास है, ठीक है। पूरा कलर क्या ही करूँ, यही मास है, ये पूरा पूरा मास है साइड साइड में, ठीक। और बीच से खोखला है, हॉलो है। तो बताओ किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा इन दोनों में से, जल्दी से आप लोगों को बताना है, ठीक है। बहुत बच्चों का मानना क्या है कि दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वल होगा, क्योंकि दोनों का मास m है और दोनों का रेडियस r है। मोस्ट ऑफ द बच्चे जो नॉर्मल होगा दिमाग से वो यही सोचेगा, यही सोचेगा, यही दिमाग में आएगा सबसे पहले, दोनों का मास सेम है, दोनों का रेडियस r है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी जाहिर सी बात है सेम होगा। बट ऐसा नहीं है बच्चों, देखो इसका मास डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, इसका यहाँ पर भी मास है, यहाँ पे भी मास है, यहाँ पे भी मास है, हर जगह मास है। तो ऐसा थोड़ी है कि जो पूरा 10 किलो है वो यहाँ पर कंसेंट्रेटेड है, यहाँ पे कंसेंट्रेटेड नहीं ना, यहाँ पे तो कम मास कंसेंट्रेटेड होगा। लेकिन इसका मास डिस्ट्रीब्यूशन देखो, सारा का सारा मास r डिस्टेंस पे है, पूरा का पूरा मास कहाँ है, r डिस्टेंस पे, और इसका पूरा का पूरा मास थोड़ी है r डिस्टेंस पे, कुछ मास तो पास में भी है, और इवन कुछ मास तो एक्सेस ऑफ रोटेशन पे आ रहा होगा ना, तो उसका तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया 0 हो जा रहा होगा, और थोड़ा मास ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग का हमेशा क्या होगा, ज्यादा होगा। तभी तो बोला डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास पे भी डिपेंड करता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और एक्सिस पे भी डिपेंड करता है। अगर आप इस अबाउट इसको इस एक्सिस के अबाउट घुमाओगे तो कुछ अलग मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, ऐसे घुमाओगे तो कुछ अलग मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन प्लस मास डिस्ट्रीब्यूशन, और मास सब पे डिपेंड करता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अच्छा, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन थे मैंने पहले करा दिया, एक्सिस ऑफ रोटेशन वाले क्वेश्चन थे, तो मैंने आपको करा दिया पहले, ठीक है। इस स्लाइड को हटा देते हैं, बाकी यहाँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ कॉन्टिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, अभी हमने क्या देखा, सिस्टम ऑफ पार्टिकल देखा। अब ऐसा एक आपके पास आए, एक बड़ा सा स्केल आ जाए, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो। उसमें मास थोड़ी है, उसमें तो लगातार मास है, कॉन्टिन्यूअसली मास डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो ऐसी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जिसपे क्या हो, कॉन्टिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन हो। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक रॉड को ले रहा हूँ, अगेन क्या ले रहा हूँ, एक रॉड को ले रहा हूँ, रॉड ही रॉड आ रही है आज, चलो एक रॉड ले रहा हूँ मैं यहाँ पे, ये रॉड लिया मैंने, इसमें इसका मुझे मान लो इसकी लेंथ है L, मान लो इसकी लेंथ है L लेंथ है, और इसको अबाउट सेंटर ऑफ मास से इसको रोटेट किया जा रहा है, सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट किया जा रहा है, गोल गोल घुमाया जा रहा है बीच में रख करके, ठीक है। और मुझे क्या निकालना है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है इस पूरी रॉड का। तो मैं क्या करूंगा बच्चों, इसका एक छोटा सा पार्टिकल ले लूंगा, इसका एक छोटा सा पार्ट ले लूंगा, जिसका कि मास रखूंगा, इस रॉड का जो पूरा मास है वो m है, कैपिटल M, और लेंथ पूरी L है।
मैं इसका एक छोटा सा मास लूंगा जिसको बोलूंगा डीएम। इतना छोटा लूंगा कि ना इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये एक पार्टिकल की तरह लगने लगेगा। इतना छोटा सा मास लूंगा जो कि एक पार्टिकल की तरह लगने लगेगा। मान लो ये एक्सेस ऑफ रोटेशन से एक्स डिस्टेंस पे है और इसकी जो विड्थ है वो डी एक्स है, इसकी जो चौड़ाई है वो क्या है डी एक्स है, और ये एक्स डिस्टेंस पे प्लेस्ड है कहाँ से, एक्सेस ऑफ रोटेशन से। इसकी विड्थ कितनी है डी एक्स है। चलो इतना क्लियर है। अब मैं इसका अकेले इसका बस खाली निकालूं वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई, तो क्या होगा, क्या होगा बच्चों, डी आई, छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी होगा इसका, छोटे से पार्ट का छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, छोटू से पार्ट का छोटा सा डी आई इज इक्वल टू क्या होता है एम आर स्क्वायर। मास कितना है डी एम, डी एम, आर स्क्वायर मतलब एक्स डिस्टेंस पे एक्स स्क्वायर, ये होगा। अब मैं इसी को अगर इंटीग्रेट कर देता हूँ बच्चों तो क्या पूरी रॉड का निकल आएगा। यही तो हम करते हैं, छोटे सा निकाल करके न्यूटन ने, इसीलिए तो हमें इंटीग्रेशन की पावर दी है। छोटा सा निकाल के मैं इसको इंटीग्रेट कर दूंगा तो मुझे ये मिल जाएगा। लेकिन बच्चों अब इंटीग्रेशन में दिक्कत कहाँ आ रही है, डी आई का इंटीग्रेशन करूंगा तो आई आ जाएगा, वो ठीक है, उतना तो सबको पता है। अब ये डीएम का क्या करूं मैं यहाँ पे, डीएम का क्या करूं, मुझे रिस्पेक्ट में डीएम के इंटीग्रेट करना है, मतलब डीएम दिया और इंटीग्रेट किसको करना है, एक्स स्क्वायर करना है, इसके रिस्पेक्ट में तो ये कांस्टेंट हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। जैसे अगर मुझे एक्स स्क्वायर को डीएक्स के टर्म में इंटीग्रेट करना हो रिस्पेक्ट में तो आसानी से कर लूंगा, लेकिन यहाँ पे डीएम होगा तो ये कांस्टेंट हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, तो इंटीग्रेशन हो जाएगा हमारे लिए मुश्किल। और मुश्किल इंटीग्रेशन तो होगा ही होगा, साथ में हमें ये भी तो नहीं दे रखा है डीएम मास कितना है, इसका वैल्यू भी तो हमें नहीं पता है, नहीं पता है ना। तो हम क्या करेंगे, पूरी लेंथ है, पूरी रॉड है, एल एल लेंथ की पूरी रॉड है, उसका मास कितना दे रखा है एम दे रखा है। ठीक है, अगर मैं एक यूनिट लेंथ लूँ, वन यूनिट लेंथ, एक यूनिट लेंथ लूँ तो उसका मास क्या होगा एम अपॉन एल। यूनिटरी मेथड यूज कर रहा हूँ बच्चों, एक यूनिट लेंथ का मास कितना होगा एम इंटू एल। अगर मैं डी एक्स लूँ, डी एक्स यूनिट मतलब इसकी लेंथ कितनी है डी एक्स लेंथ लूँ तो उसका मास कितना होगा एम एल इंटू डी एक्स, उसमें मल्टीप्लाई कर दूंगा ना। अरे एक सेब के कॉस्ट 10 रुपए है तो 10 सेब का कॉस्ट कितना होगा 100 होगा। एक यूनिट लेंथ का मास वो एक यूनिट, हाँ एक यूनिट लेंथ का मास एम अपॉन एल है तो डी एक्स यूनिट का क्या होगा एल अपॉन एम इंटू डी एक्स। क्लियर है, इतनी चीजें एकदम क्रिस्टल क्लियर है। तो मैं यहाँ पर जो रखूंगा, क्या रखूंगा बच्चों, एम डी एम की जगह पर एम एल, ठीक है, इंटू डी एक्स और एक्स स्क्वायर। ये इसको थोड़ा सा कायदे से लिख लेते हैं। एम क्या है कांस्टेंट है, एल क्या है कांस्टेंट है, मास रॉड का और लेंथ भी रॉड की कांस्टेंट है, तो एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब लिमिट भी तो हमें चाहिए, अब हमें क्या चाहिए लिमिट चाहिए, तो इधर से जो रॉड की लेंथ होगी वो क्या होगी एल बाई टू होगी, और इधर से रॉड की लेंथ क्या होगी एल बाई टू होगी। लेकिन दोनों क्या है अपोजिट डायरेक्शन में, इस वाले को पॉजिटिव ले लेते हैं, इस वाले को नेगेटिव ले लेते हैं, तो हमारी लोअर लिमिट होगी माइनस एल बाई टू और अपर लिमिट होगी एल बाई टू। अरे ये नहीं समझ में आया तो इसको वो मान लेते हैं, ओरिजिन मान लेते हैं 0 0। तो यहाँ से यहाँ का अगर इसके कोऑर्डिनेट्स निकालो तो 0 हो जाएगा और यहाँ का कोऑर्डिनेट नेगेटिव में हो जाएगा कि नहीं बच्चों। अगर ऐसे समझ में आया ऐसे, नहीं तो वैसे रॉड की लेंथ है पूरी लेंथ मुझे चाहिए तो ऐसे में कर लूंगा इसको, ठीक है। अब देखो आगे नेक्स्ट पेज में देख लेते हैं। मैंने क्या लिखा था, आई इज इक्वल टू माइनस एल बाई टू से एल बाई टू, ठीक है, और मास और लेंथ बाहर आ गया था। अब एक्स स्क्वायर डी एक्स बचा, ठीक। अब इसको मैं आगे फर्दर सॉल्व करूंगा तो क्या हो जाएगा एम बाई एल तो बाहर ही रहेगा। अब मैं अगर इसको इंटीग्रेट करता हूँ एक्स स्क्वायर को तो क्या होगा एक्स क्यूब बाई 3 हो जाएगा, और लिमिट क्या है माइनस एल बाई टू से एल बाई। क्लियर है बच्चों, इतनी चीजें क्लियर हो रही हैं आपको। 1/3 भी कांस्टेंट है तो 3 को भी बाहर कर लेता हूँ, एम अपॉन 3 इसको ऐसे रहने देते हैं। अब लिमिट पुट करेंगे, लिमिट पुट करने से पहले 3 को बाहर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कांस्टेंट है। अब देखो अपर लिमिट पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा एल क्यूब, ठीक है, एल क्यूब बाई 2 का क्यूब 8 होता है। समझ आ रहा है ना, मैंने अपर लिमिट पुट की है, एक्स क्यूब की जगह एल बाई टू रख दिया है तो एल बाई टू मतलब एल का क्यूब अपॉन 2 का क्यूब 8 हो जाएगा। फिर माइनस लोअर लिमिट रखते हैं, अच्छा माइनस एल का क्यूब माइनस एल ही रहेगा, माइनस एल क्यूब रहेगा और 2 का क्यूब 8 होता है, ठीक है बच्चों, ठीक है, आ रहा होगा समझ में। तो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एम अपॉन 3 एल। अब यहाँ देखो एल क्यूब अपॉन 8 और यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस एल क्यूब अपॉन 8, ठीक है बच्चों। सॉरी ये आवाज़ जो आ रही है में कुछ दिक्कत हो गई है आई गेस, चलो कोई दिक्कत नहीं है। आई इज इक्वल टू एम अपॉन 3 एल। अब यहाँ देखो 2 एल डिनोमिनेटर सेम है तो क्या हो जाएगा 2 एल क्यूब अपॉन 8,
तो ये 2 वन ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, तो ये I इज इक्वल टू हो जाएगा m/3l इंटू एल क्यूब अपॉन, ये L मतलब पूरी रॉड की लेंथ है और ये L मतलब क्या है, छोटा छोटा पार्टिकल उसका, तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा अपॉन 4। तो ये क्या, इसको लिख सकते हैं ऐसे, ऐसे लिख सकते हैं क्या, m3l और इंटू एल क्यूब। एल मतलब रॉड की लेंथ की बात हो रही है ना, L/2 की बात हो रही है, तो ये रॉड की लेंथ ही है, जो ये L है वो यही L है, L ही तो है, रॉड की लेंथ L है। इसको हमने क्या किया था, आधे पार्ट को L/2 मान लिया था, तो रॉड की लेंथ का L/2 ना, कैपिटल और स्मॉल में बेटा कंफ्यूज होता है ना, बात देखिए, L3/4 हो जाएगा ये। तो ये L से एक L कट जाएगा, तो 3/4 12, I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m/12l²। ये होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रॉड, ठीक है, ऑफ अ रॉड, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ कॉन्टिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन, ऐसे इंटीग्रेट करके आपको निकालना पड़ेगा, एक छोटे से पार्ट का निकालो, पूरे का निकाल लो, और बाकी अगर लेक्चर में टाइम मिला तो आगे मैं इसके आगे डिस्क वगैरह का भी पढ़ा दूंगा आपको। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। आपको क्या करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, पूरे लेक्चर को एक बार रिवाइज करना है, कॉपी में लिखा हुआ, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।